हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीसीएम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कोशिका, उसको आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे बने रहिएगा। और साथ में मैं आप लोग को आज ये भी बताऊंगा कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स आगामी होने वाले हैं, चाहे रेलवे लोको पायलट का हो चाहे रेलवे टेक्नीशियन का हो, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बायोलॉजी किस प्रकार से पढ़ना है वो बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना है पूरे अच्छे से। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होते हैं कि कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको आप लोग समझ जाएंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में काम चल जाएगा। लेकिन बायोलॉजी को आपको अगर पढ़ना है तो बायोलॉजी में आपको पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड और एनसीईआरटी के लाइन को समझना बेहद ज़रूरी होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं थ्योरी के साथ। ठीक है। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 9 के एनसीईआरटी में आप देखिए कि ये सारे चैप्टर्स दिए हैं, ये सबको हमको पढ़ना है, चाहे कोशिका हो, यानी कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, ये पहला चैप्टर है क्लास 9 का। फिर उत्तक है, उत्तक के बाद जीवों में विविधता है ना, स्वास्थ्य और रोग, खाद्य संसाधन पौधा वाला, खाद्य संपदा जंतु वाला। ठीक है। ये कम से कम 4, 5, 6 चैप्टर ऐसे हैं दोस्तों जो क्लास 9 के एनसीईआरटी में दिया गया है, और इसको हमें चैप्टर वाइज ही पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जैसे कोशिका से आप लोग मान ले पढ़ लेते हैं बहुत ऐसी चीज़ें, कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका जीवित कोशिका का खोज किसने किया। लेकिन अभी के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में कोशिका में एज इट इज एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन उठा के जो है दिया जाता है रेलवे में। रेलवे का अगर आप लोग एग्जाम देते होंगे दोस्तों तो आप लोग को पता होगा कि रेलवे का जो भी साइंस का क्वेश्चन होता है ना, वो कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, कभी भी रिपीट नहीं होगा। आप लोग ध्यान से अगर आप देखते होंगे, आगामी 2 एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी 2018 वाला में आप देखेंगे और रेलवे ग्रुप डी 2022 वाला, दोनों में आप देखेंगे दोस्तों कि 2018 से कहीं ना कहीं डिफरेंस, कहीं नहीं बहुत सारा डिफरेंस जो है 18 के एग्ज़ाम से अलग 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग को वो चीज़ें पता होगी। 2018 के कई सारे स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट के गया, और वहाँ पे जब क्वेश्चंस आया एनसीईआरटी से तो सबका हालत ख़राब हो गया। चाहे वो फिगर वाइज क्वेश्चन हो, चाहे मतलब एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन हो, सभी का हालत ख़राब हो गया था। इसलिए आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी को पढ़िए और एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए जाइए। उसी को देखते हुए एनसीईआरटी को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है इस चैनल पे, टीसीएम क्लासेस पे। तो आप देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। 9th के इतने 4 चैप्टर और 10th के यहाँ पे देखिए इतने सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये याद रखना है दोस्तों, ये सारे चैप्टर का नाम आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ये दरअसल सोर्स किसका है, तो एनसीईआरटी का ही सोर्स है। ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। बस चीज़ों को क्या करना है, मैं जो चीज़ें बताऊँगा उसको सुनते हुए जाना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप स्किप करेंगे तो फिर क्या है, कहेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर स्किप कीजिए, आप ही का है। लेकिन याद रखिए कि अगर आप 1.5 से 1.5 घंटा के लेक्चर में अगर आप कोशिका को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं 30 मिनट के में वही एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो फ़ायदा आप लोग के लिए यहीं पे होगा। यानी कि सीधा सीधी मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप कहीं पे 1.5 घंटा देते हैं ना, और यहाँ पे अगर आप 30 मिनट देके चले जाते हैं तो आप लोग को वही चीज़ें क्लियर होगी, मैं गारंटी लेता हूँ। इसलिए बस वीडियो पे बने रहिए। ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बायोलॉजी 2 वर्ड से बना है, बायो और लॉजी, यानी कि जहाँ पे जीवन का अध्ययन किया जाता है उसी को बायोलॉजी कहते हैं। इसको 2 तरीके से बांट सकते हैं, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। अगर हम बात करें जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है जूलॉजी में, तो जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं यानी कि मनुष्य हो गया है ना, खरगोश हो गया, कुछ जंतुओं के बारे में। और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। खास करके हमें 2 नाम ध्यान में रखनी है, एक जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु साहब का नाम याद रखना है, और एक पेड़ पौधा यानी बॉटनी का जनक, द फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक, तो थियोफ्रेस्टस का नाम हमें ध्यान में रखनी है। दोस्तों याद रखना है इसमें कि आप अरस्तु का नाम अक्सर याद रखते हैं, लेकिन ये जो थियोफ्रेस्टस है ना, इसका नाम आप लोग भूल जाते हैं, तो हमें ध्यान में रखनी है, इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका नाम, थियोफ्रेस्टस का। ये क्या है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के कुछ विभिन्न शाखाएं होती हैं जिन्हें हमें जो है जानना बहुत ज़रूरी है, और एज इट इज़ यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 हैं, उसे हम लोग को पढ़ना है, समझना है। देखिए, जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। और फिर मैंने कहा जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। दोनों नाम हमें ध्यान में रखनी है। आगे फिर बॉटनी के बारे में हमने पढ़ा, बॉटनी के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है।
उसके बाद कुछ और हैं जिन्हें हमें जानना और याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए और याद करते हुए जाइए, ठीक है। इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, उसका मैं पीडीएफ दे दूंगा। फिर भी आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो के माध्यम से याद करने का प्रयास कीजिए। देखिए, जीव विज्ञान में हम लोग बायोलॉजी देख लिए, जूलॉजी देख लिए, बॉटनी देख लिए। आगे हम लोग क्या देखेंगे? तो माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? सूक्ष्मजीव विज्ञान। इसके जनक कौन है? तो लीवेनहॉक हैं। आगे 5वां नंबर पे कौन सा है? जीवाणु विज्ञान, जिसे बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, यानी जिसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसके जनक कौन है? लियो पास्चर हैं। उसके बाद रुधिर परिसंचरण, इसके जनक कौन है? तो रुधिर परिसंचरण के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। उसके बाद आगे जीवाणु विज्ञान के बाद 6ठा नंबर पे हमें क्या ध्यान में रखनी है? रुधिर परिसंचरण तंत्र या फिर रुधिर परिसंचरण जिसे कहते हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमें पढ़ना है कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। तो इसके जनक कौन है? ये एडवर्ड जेनर है। सॉरी, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? लुई पास्चर। मैं दूसरा बता चुका हूँ, तो ये हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी का लुई पास्चर है और ब्लड सर्कुलेशन का एडवर्ड जेनर। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी का रॉबर्ट हुक है। रुधिर वर्ग यानी कि जो अभी आप अलग अलग वर्ग पढ़ते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ओ, ए बी, तो इसके जनक कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर है। देखिए, यहाँ पे जितने नाम आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके जनक हैं। जनक मतलब इनके बारे में उन्होंने क्या किया? कुछ न कुछ खोज किया। जैसे कोशिका विज्ञान के बारे में बात करें तो रॉबर्ट हुक ने खोज किया, है ना। उसके बाद अगर ब्लड ग्रुप के बारे में करें तो उसके खोज कौन किया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। उसी प्रकार से टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान का कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के बारे में किन्होंने बताया? तो मेंडल साहब ने बताया है। फिर आधुनिक जो आनुवंशिकी है, मॉडर्न जेनेटिक्स, वो किसने बताया है? टी.एच. मॉर्गन ने बताया है। तो ये सारे नाम हैं, हमें ध्यान में। आगे हम लोग जानेंगे, देखिए कुछ कुछ और नाम हैं जिन्हें इंपॉर्टेंट है। जैसे माइकोलॉजी का जनक कौन है? तो एंटन डी बेरी। और फाइकोलॉजी का जनक कौन है? तो विलियम हेनरी हार्वे। ये सारे नाम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। आगे चल के और 2-3 नाम हमें ध्यान में रखनी है, जैसे कि उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? तो ह्वागो ब्रिज को कहा जाता है। और भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा को। ये सारे नाम हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, वो हमें ध्यान में रखनी है बॉटनी से रिलेटेड। जैसे एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, यानी फूलों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें भी पुष्पों का ही अध्ययन किया जाएगा, लेकिन इसमें सजावटी पुष्पों का अध्ययन किया जाएगा, यानी सजावटी फूलों के बारे में। दोनों चीज़ें एक ही है। अगर एंथ्रोलॉजी है, अगर फूल का अध्ययन है, या फिर फ्लोरिकल्चर में भी फूल का ही अध्ययन होगा। लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें ध्यान में ये रख लेनी है कि जैसे फूलों का अध्ययन या फिर पुष्पों का अध्ययन खाली डायरेक्ट पूछे तो एंथ्रोलॉजी होगा, लेकिन वहीं पर अगर एक वर्ड आ जाए सजावटी पुष्पों का अध्ययन, तो फिर फ्लोरिकल्चर होगा। ये हमें थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान में रखनी है। आगे चल के जेनेटिक्स है ना, आनुवांशिकी का जिसको कहते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? जेनेटिक्स में आनुवांशिक विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन? ऊतकों का अध्ययन करेंगे। प्लांट मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तो पादप की आकारीय संरचना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है मार्फोलॉजी के बारे में। प्लांट मार्फोलॉजी के जैसे ही हम बात करें तो आप लोग को ध्यान में रखनी है दोस्तों कि पादप की आकारीय संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और दो यहाँ पे माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी दोनों इंपॉर्टेंट है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। इंपॉर्टेंट है सारे नाम, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। आगे चलकर और कुछ नाम है दोस्तों, उसे भी ध्यान में रखनी है। जैसे बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में तो फल और सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। और साथ में टिश्यू कल्चर में कृत्रिम विधि से जो है ऊतकों का संवर्धन किया जाता है। हमें ये ध्यान में रखनी है दोस्तों कि जैसे ही अगर हम बात करें टिश्यू कल्चर के बारे में, तो ध्यान में रखनी कि आर्टिफिशियल ऊतक के बारे में अगर पूछे तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम विधि से ऊतकों का संवर्धन, तो इसमें हमें टिश्यू कल्चर के बारे में ध्यान में रखनी है। लेकिन फिर ऊतकों के बारे में पूछे तो फिर होगा हिस्टोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखिए सेशन मज़ा आएगा। अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो मज़ा आएगा। वीडियो पे बने रहिए खाली बस। उसके बाद यहाँ पे जंतु विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, वो भी देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। जैसे कुछ कुछ को मैंने मार्क किया हुआ है, मार्क वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी डायरेक्ट पूछा हुआ है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है ना। उसके बाद देखिए हेमेटोलॉजी में, हेमेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का, रक्त के बारे में यानी खून के बारे में विशेषकर अध्ययन किस में किया जाता है? तो हेमेटोलॉजी में। उसी प्रकार हर्पेटोलॉजी में उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, तब आप लोग को चीज़ें जो है क्लियर होगी और समझ में आएगी। उसके बाद देखिए और भी कई सारे नाम हैं। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, और माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। तो ये सारे जो नाम हैं अभी मैं वीडियो पे बता रहा हूँ, आप लोग को अभी हो सकता है कि सुनेंगे बाद में भूल जाएंगे, लेकिन आप लोग को कोशिश करना है कि इसका PDF प्राप्त करके इसको अपने कॉपी में नोट करके और याद करते हुए चलना है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारा मेन जो है कोशिका का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। चीज़ों को समझते हुए चलना है। मैं कोशिश करूँगा अपने अंदर से कि चीज़ें इंटरेस्टिंग बना दूँ और चीज़ें आप लोग को समझ में जाए। एज इट इज़ NCERT का लाइन है, तो थोड़ा सा आप लोग को धैर्य बना के चलना है, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई यानी सेल यानी कि द यूनिट ऑफ सेल, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है इसे। कई सारे नाम हैं, इंपॉर्टेंट है इसके विषय में, ठीक है। तो वो सारे नाम हम लोग यहाँ पे पढ़ते हुए जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे तो कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है ना कोशिकाओं का बना होता है, और कोशिका को इसीलिए जीवन का आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, यानी इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ माना गया है। क्यों? इसीलिए क्योंकि प्रत्येक जीव का शरीर, जितने भी जीव इस विश्व में मौजूद हैं, सभी का जो शरीर बना होता है किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। इसीलिए कोशिका को क्या कहा जाता है दोस्तों? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ माना गया। देखिए कोशिका जो है बना होता है ना जीव द्रव्य माने प्रोटोप्लाज्म से बना होता है। प्रोटोप्लाज्म एक संरचना है जिसमें कई सारे रासायनिक तत्व क्या होते हैं? संयोजन यानी कि जोड़कर यौगिक रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें आपको अकार्बनिक यौगिक भी मिलेंगे। अकार्बनिक यौगिक जिसमें मतलब कार्बन नहीं है, जैसे कि जल के साथ लवण रहेंगे, और कई सारे कार्बनिक यौगिक भी इसमें उपस्थित रहेंगे प्रोटोप्लाज्म में, जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, ये सारी चीज़ें इसमें उपस्थित रहेंगे। किसमें? तो कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में। और कोशिका जीव द्रव्य से ही बनी एक रचना है, ये हमें ध्यान में रखनी है। ये कई बार अभी हम कोशिका के संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें समझ के ही रखनी है कि कोशिका में अकार्बनिक चीज़ें भी मौजूद हैं और कार्बनिक चीज़ें भी मौजूद हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इम्पोर्टेंट है। और कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम्य झिल्ली यानी कि सेलेक्टिवली पिरामिडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है, और एवं इसके बीच में केंद्रक होता है। तो विशेषकर अगर हम कोशिका के बारे में यहाँ रफ में कहें तो देखिए कोशिका जो होती है ये गोल संरचना होती है। इसके बीच में एक केंद्रक होता है, और केंद्रक के ये सारे साइड जो ये हैं इसी को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ये सारी जो चीज़ें, ठीक है। मैं और एक बार यहाँ पे आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए एक सेकेंड, मान लीजिए यहाँ पे ये कोशिका है, ठीक है। एक सेकेंड, ये मान लीजिए कोशिका है, तो कोशिका के बीच में क्या होगा? केंद्रक होगा, और इसके साइड साइड में जो होंगे वो क्या होंगे? जीव द्रव्य होंगे। तो ये हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कोशिकाओं में विविधताएं किस प्रकार से हैं, ठीक है। तो मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, चीज़ों को जो मैं बताऊँगा उसको समझते हुए चलिएगा, ठीक है। जीवों की कोशिकाओं के रूप यानी शेप हो गया, फिर आकार हो गया, अलग अलग प्रकार से होते हैं, ठीक है। आप विभिन्न प्रकार के कोशिका के बारे में देखेंगे तो उनका जो आकार है, शेप है, संख्या है, काफ़ी अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ से कुछ NCERT के लाइन में दिया गया है, वो आप लोग को डायरेक्ट याद कर लेनी है। देखिए ये कम से कम कितने आकार का होता है? तो 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, जो किसका होता है? PPLO का होता है, यानी पिलोरोनिमोनिया का होता है। और अधिकतम कितने आकार का होता है? तो यहाँ पे देखिए एजिटेड NCERT की लाइन है, ये हमें ध्यान में रखनी है। 170 × 135 मिलीमीटर का होता है, और किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका कम से कम कितनी की होती है? 0.1 माइक्रोमीटर की, और वो किसका होता है? PPLO का, ठीक है, पिलोरोनिमोनिया जिसे कहा जाता है। और अधिकतम कितना होता है? 170 × 135 मिलीमीटर का होता है। NCERT की लाइन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है डाटा भी। और ये किसका होता है सबसे बड़ी? तो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें कि कुछ कुछ कोशिकाएं हैं, जैसे जीवाणु की कोशिका लगभग 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच होती है, और तंत्रिका कोशिका जिसे हम नर्व सेल्स कहते हैं, ये क्या है? 1 मीटर से अधिक लंबा हो सकती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, कई सारे वर्ड हम लोग पढ़ें। अगर ये पूछे कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखनी है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। चित्र अभी हम लोग को देखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2-3 वर्ड आ जाती हैं कि कोशिका जो है ना विभिन्न रूपों की भी होती है।
किस प्रकार विभिन्न रूपों की होती है? तो देखिए, कोशिकाएं विभिन्न रूपों की होती है। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है और ऐसे जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे इसमें कई सारे वर्ड हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, याद रखना है। अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास, ये सारे तीनों जो है ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कुछ एक कोश के जीवों के बारे में या फिर पूछ देगा कि इनमें से कौन सा एक कोश के जीव नहीं है, तो एज इट इज हमें 3 नाम याद रखनी है, अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास। ये सारे क्या हैं? एक कोश के जीव हैं। और एक कोशिकीय कहने का अर्थ हो गया कि इसकी कोशिकाएं कैसी बनी होती है? एक कोशिका की बनी होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इन जीवों में जीवन संबंधी सारे कार्य जो होते हैं दोस्तों, वो एक ही कोशिका यानी अकेली कोशिका के द्वारा हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें बहुकोशिकीय में, जहाँ पे जिसके मल्टी सेलुलर यानी जिसके पास ज़्यादा कोशिकाएं होती है, वो क्या करते हैं कि कार्यों को जो है मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, जैसे लगभग 60 किलोग्राम के एक मानव में कितना कोशिका हो सकता है, तो ये डाटा हमें ध्यान में रखनी है। 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, बहुकोश के जीवों में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए अनेक कोशिकाएं समाहित होकर इसमें करती है। यहाँ से 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्या कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी कितनी होती है? 0.1 माइक्रोमीटर की। और ये किसका है? पीपीएलओ का, यानी कि पिलोरोनिमोनिया का। और अधिकतम कितने बड़े होती है? तो 170 × 135 मिलीमीटर का होती है। और ये किसका है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। आगे हमें ध्यान में रखनी है कि मनुष्य का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए लिखा है, मनुष्य का सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है दोस्तों। और यही क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है। आगे चल के हमने देखा कि कोशिका कई रूप में होती है। कोशिका एक कोशिकीय भी होती है और बहुकोशिकीय भी होती है। एक कोशिकीय मत कहने का अर्थ हो गया कि जो एक कोशिका से बनी होती है, और बहुकोशिकीय कहने का अर्थ हो गया कि जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसमें हमें एग्जाम्पल एक कोशिकीय का याद रखना है, जो एनसीईआरटी में एजिटेड दिया है 3 नाम, अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास। ये एक कोशिकीय के उदाहरण है। और हमें ये ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो एक कोशिकीय से बनी होती है उनका जीवन संबंधी सारे कार्य जो होती है एक ही अकेले कोशिका के द्वारा होता है। लेकिन जैसे ही हम बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ें, तो हमें यह ध्यान में रखनी है कि जीवन संबंधी सारे कार्य इसमें कोशिकाएं मिलजुल कर करती है। उसके बाद हमें ध्यान रखनी कि एक स्वस्थ मानव में कितनी कोशिकाएं होती है। तो अगर कोई मनुष्य मतलब 60 kg का है, तो उसमें 10⁻15 अगर हम कर दें तो इतनी कोशिकाएं उसमें उपस्थित रहती है। ये हमें ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है, अभी हम जो बात किया कि इसमें श्रम का विभाजन होता है। श्रम का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है। और ये सारे कौन कौन से हैं? तो शैवाल, कवक, मोस, फर्न आदि इसके उदाहरण है। और जंतु भी इसके उदाहरण है। यानी मनुष्य भी मल्टी सेलुलर ही है, यानी बहुकोशिकीय ही है। तो यहाँ से हमें कम से कम 3 एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान में रखना ही है, अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चित्र हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे ये किसका कोशिका है? तो क्लेमाइडोमोनास की है। ये जीवाणु की कोशिका है। किस प्रकार से इसका चित्र भी हमें ध्यान में रखनी है। कई बार पूछ लिया जाता है फोटो दे के एग्जाम्स में कि ये फोटो दे दिया और इनमें से पूछ देगा कि ये किसकी कोशिका है, जीवाणु की है, क्लेमाइडोमोनास की है, या फिर वसा कोशिका की है, यकृत कोशिका की है। तो ये सारे जो भी हैं आप लोग को ध्यान में रखनी है। देखिए ये मनुष्य का क्या है? तंत्रिका कोशिका है। तो इम्पोर्टेंट है ये चित्र को, इसको आप लोग को ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि तंत्रिका कोशिका का जो आकार होता है बहुत पतला और लंबे तार की तरह होता है। और यही क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है। और इसके द्वारा ही आवेगों का चालन होता है। आवेगों का चालन कहने का अर्थ ये हो गया दोस्तों कि आप कई बार देखते होंगे कि आप लोग को अगर चींटी काट दिया, तो चींटी जैसे ही काटता है आप लोग क्या करते हैं? पैर को हटाते हैं वहाँ से। तो ये सारे चीज़ें जो डायरेक्ट पैर में काटता है हमारे दिमाग पे पहुँच जाता है। तो ये होता है किस प्रकार से? आवेगों के संचालन के कारण होता है, आवेगों के चालन के कारण होता है। और ये चालन प्रक्रिया कौन करता है? तो यही तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है, जो हमारे शरीर में विभिन्न रूप से जाल की तरफ फैला हुआ है। जैसे बिजली को चालन द्वारा होता है, तो वही काम है उसका। और ठीक उसी प्रकार आवेगों का चालन तार की तरह लंबी पतली तंत्रिका कोशिका द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। और कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग क्या होता है? स्थिर होता है। तो हमें तंत्रिका कोशिका के बारे में यह ध्यान में रखनी है कि आवेगों का अगर चालन के बारे में पूछे कि तो किस कोशिका में? तो तंत्रिका कोशिका में। दूसरा क्या है? वो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है। आगे देखिए दोस्तों, भिन्न भिन्न जीवों में एक तथा एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर में कोशिकाओं की संख्या भी बदलती रहती है। किस प्रकार से? देखिए, तो देखिए कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। एग्जाम्स में पूछ लेगा कि कोशिकाओं की संख्या जो है डिपेंड किस पे करती है, तो हमें ध्यान में रखनी है कि उस जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें चूहे का शरीर, तो चूहे के शरीर में कोशिकाओं की संख्या हाथी के शरीर से, जो भी हाथी के शरीर होते हैं उसमें मौजूद कोशिकाओं की संख्या से बहुत ही कम होगी।
क्यों? क्योंकि चूहा छोटा होता है और हाथी क्या होता है, बड़ा होता है। और अभी हम लोग क्या पढ़ा कि जो जो कोशिका की संख्या जो है वो किस पे डिपेंड करती है, तो जीव के शरीर के आकार पे डिपेंड करती है। इसीलिए पौधों में बट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, और उसकी तुलना अगर हम गुलाब के पौधों से करें तो हमें ध्यान में आ गया कि कोशिकाओं की संख्या में क्या होगा, काफ़ी अंतर आएगा। यानी कि बट वृक्ष में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होगी और गुलाब के फूल में कोशिकाओं की संख्या कम होगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखनी है ये सारी चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो यहाँ से हम लोग सीखे दोस्तों, कि कोशिकाओं की संख्या किस पे डिपेंड करती है, तो जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का लाइन है इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, जीवन व्यवस्था के स्तर के आधार पर कोशिकाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। ठीक है, आप लोग तो कई बार पढ़ते होंगे लेकिन ऐसा आप लोग नहीं पढ़े होंगे जिस प्रकार से अभी लाइन बाय लाइन चीज़ें क्लियर हो रही है। ठीक है, तो बस वीडियो पे बने रहिए। प्रत्येक जीव का शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, और बहुकोश के जीवों में ये कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती हैं। यानी उत्तक का यहाँ चल के हम लोग क्या देख लेंगे, परिभाषा। एक से रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। यानी कि अगर कोशिकाएं मान लेते हैं ये सारी कोशिकाएं हैं और ये क्या करती हैं, तो मनुष्य में कुछ ऐसे काम करती हैं जो मान लेते हैं कि खाने पीने का काम ये सारी कोशिकाएं मिलकर करती है, या फिर पाचन का काम ये सारी कोशिकाएं मिलकर करती है उदाहरण के तौर पर, तो ये सारी कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। तो हमें उत्तक का परिभाषा ये याद रखनी है कि एक से रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। ठीक है, उत्तकों के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं तथा जिनका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है, अंग कहलाते हैं। तो कोशिका के बनने के बाद क्या बनेगा, उत्तक बनेगा, और उत्तक के बाद क्या बनेंगे, अंग बनेंगे। अंग के बाद क्या बनेंगे दोस्तों, अंग तंत्र बनेंगे, और अंग तंत्र के बाद क्या पूरा शरीर बन जाएगा। ये आगे चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है सबसे पहला उत्तक के बारे में, कि एक से रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप जैसे कि अगर हम मान लें भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को अगर हम उदाहरण पे लेते हैं, तो सबसे पहले भोजन का क्या होता है, अंतर्ग्रहण, यानी कि हम लोग भोजन को पहले खाते हैं, अंतर्ग्रहण जिसे इंजेक्शन कहा जाता है। फिर क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, और फिर अनपचे भोजन का मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासन होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि प्रत्येक कार्य जो है ना अलग अलग पाचन अंगों द्वारा होता है। जैसे कि मुख यानी अर्थात मुख के द्वारा क्या होता है, मुख अमाशय आंत यकृत आदि द्वारा संपन्न होता है। मुख के द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण होता है, अमाशय के द्वारा पाचन होता है, आंत यानी कि छोटी बड़ी आंत में भोजन का क्या होता है, क्या कह सकते हैं उसको, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग कार्य कर रही हैं, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि ये क्या करते हैं, एक तंत्र का इसी प्रकार निर्माण करते हैं, इसी को क्या कहेंगे, पाचन तंत्र। तो हमें ये ध्यान में रखनी है दोस्तों यहाँ से कि पहले क्या होगा, कोशिका बनेगा, कोशिका से उत्तक बनेगा, और उत्तकों के समूह एक तंत्र बनाएंगे, अंग तंत्र, जैसे कि हम लोग पाचन तंत्र के बारे में देखें, जैसे मुख हो गया, अमाशय हो गया, आंत हो गया, यकृत, ये सारे क्या हैं, कोशिका के अलग अलग अंग हैं। और जैसे ही अंग मिल गए अंग तंत्र कहलाएं, और उस अंग तंत्र को एक अलग क्या नाम दिया गया, पाचन तंत्र। क्यों, कि ये सारे अंग क्या करते हैं, पाचन में सहायक हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार जीवों में देखिए पाचन तंत्र के अकॉर्डिंग कई सारे तंत्र जो हैं, जैसे कि जीवों के श्वसन तंत्र हैं, जिसमें हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र है ना, चीज़ों को बाहर निकालने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से याद रखना। अब यहाँ से हमारा जो है कोशिका का मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, कोशिका की खोज। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी, और कोशिका का जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के बारे में यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में हमें रखनी है। जैसे देखिए दोस्तों, कोशिका की खोज के बारे में पढ़ें तो देखिए, कोशिकाओं का वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद ही प्राप्त हो सका है, तो ये भी हमें ध्यान में रखनी है। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, और हुक ने अपने बनाई माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाले मधुमक्खी की छत्ते जैसी कोठियाँ देखी, और इन कोठियों को ही रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। तो ये लाइन जो लिखा हुआ है ना, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, यही लाइन रॉबर्ट हुक ने उस समय अपने बुक में लिखा था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखनी है। यहीं से पता चला कि जो है कोशिका होती है
और ये जो बनाने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा कि कॉर्क यानी कि जो पेड़ का छाल होता है दोस्तों, उसमें देखा कि पतली काट में क्या है, अनेक सूक्ष्म और मोटी भित्ति वाले मधुमक्खी की छत्ते जैसे कोठरियाँ हैं, अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग डिजाइन वाले कमरे हैं। तो उन्होंने फिर उसका क्या नाम क्या दिया, रॉबर्ट हुक नाम दिया। यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों कि जो कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने, वो मृत कोशिका थी। आगे चल के फिर जीवित कोशिका का खोज किया, जिसे बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, जो जिसे जीवाणु का खोज भी कहा जाता है, उसको जो है जीवित कोशिका बोलते हैं। आगे चल के वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आगामी एग्जाम्स के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे ल्यूवेनहॉक का नाम हमें ध्यान में रखनी है। ल्यूवेनहॉक क्या है, तो मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोग पढ़ पाएँ ध्यान से और चीज़ों को क्लियर हो जाए, ठीक है। ल्यूवेनहॉक नामक एक डच वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप की लेंस व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ाया और सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में उन्होंने अपने उन्नत माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिकाओं जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को क्या किया, देखा। तो यहीं से एक चीज़ क्लियर हो जाती है दोस्तों कि जो रॉबर्ट हुक था ना 1665 ईस्वी में, इन्होंने जो कोशिका का खोज किया था, जो कॉर्क को देखा था, जो पतले काट की तरह कोठरियाँ देखा था, वो दरअसल क्या थे, तो उन्होंने कोशिका का नाम उसको दिया था, लेकिन वो क्या थे, मृत कोशिका थे। फिर आगे चल के सन 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, जो कि डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि माइक्रोस्कोप की उन्नत व्यवस्था यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या किया, सन 1674 ईस्वी में कोशिका के अध्ययन को आगे जारी रखा। और उसी प्रकार से उन्होंने क्या देखा, तो स्वतंत्र कोशिकाओं के जैसे जीवाणु की कोशिका और प्रोटोजोआ की कोशिकाओं को उन्होंने देखा, और वही आगे चल के क्या कहलाई, तो कोशिका का जीवित रूप कहलाई। तो हमें ये ध्यान में रखनी है कि जीवित कोशिका का अगर पूछे खोजकर्ता कौन है, तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक है। और कौन से कोशिका खोजा था उन्होंने, तो जीवाणु और प्रोटोजोआ की कोशिका को उन्होंने खोजा था। ये भी लाइन कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखनी है। आगे चल के फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन का नाम हमें ध्यान में रखनी है। इस वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है, ठीक है। इसे ब्राउन ने केंद्रक का नाम दिया। तो अगर पूछे कोशिका का केंद्रक का खोज किसने किया है, तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे फिर और 2-4 वैज्ञानिक का नाम है, ध्यान में रखनी है। पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम दिया। तो कोशिका पहले अगर हम बात करें मृत कोशिका का खोज किसने किया, तो मृत कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। फिर हम लोग आगे देखें 1674 में जो है जीवित कोशिका यानी जीवाणु की कोशिका या फिर प्रोटोजोआ कोशिका का खोज किसने किया, तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने। फिर आगे चल के 1831 में अगर पूछे कोशिका के केंद्रक का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया। जो इन्होंने क्या बताया, तो कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना है, उसका नाम इन्होंने क्या दिया, केंद्रक यानी न्यूक्लियस दिया। फिर पुरकिंजे ने क्या कहा कि जो कोशिका हैं उसमें दानेदार और सजीव पदार्थ हैं, उसको इन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम दिया। तो पूछे जीवद्रव्य का खोज किसने किया, तो पुरकिंजे का नाम याद रखना है 1839 में। फिर 1838 में एक वैज्ञानिक थे प्रसिद्ध जो है वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने। उन्होंने कहा कि पादपों का शरीर जो बना होता है ना, सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। और 1839 में फिर प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक स्वॉन ने बताया कि जंतुओं का शरीर भी जो बना होता है सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। और फिर ये दोनों जर्मन वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के अनुसार एक मत प्रतिपादन किया जिसे ही कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो आप लोग को ये ध्यान में रखनी है कि कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन थे, 2 वैज्ञानिक थे। एक 1838 वाले वैज्ञानिक जो वनस्पति वैज्ञानिक थे, उसका नाम था क्या, स्वॉन। और एक 1839 वाले जिसका नाम क्या था, वनस्पति विज्ञान का नाम था स्लाइडेन, और जो प्राणी विज्ञान थे उसका नाम क्या था, स्वॉन। तो स्लाइडेन एंड स्वॉन ने 1838 और 39 में कोशिका का सिद्धांत दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है, कई बार पूछा हुआ है कि ये पूछे कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका का सिद्धांत दिया 2 वैज्ञानिक ने, स्लाइडेन और स्वॉन ने। दोनों ने अलग अलग चीज़ें कही थी, लेकिन आगे चल के वो कोशिका सिद्धांत कहलाई। किस प्रकार, तो एक जो वनस्पति वैज्ञानिक थे दोस्तों स्लाइडेन, उन्होंने क्या कहा 1838 में कि जो पादपों का जो शरीर बना होता है ना, वो सूक्ष्म जीवों का बना होता है। इसी प्रकार से यही सेम चीज़ 1839 में स्वॉन ने कही, जो कि प्राणी वैज्ञानिक थे यानी जंतु विज्ञान वाले थे। उन्होंने भी क्या कहा कि जो जंतुओं का शरीर बना होता है वो सूक्ष्म कोशिका को बना होता है। और फिर यही चल के आगे क्या कहलाई, कोशिका का सिद्धांत कहलाई। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यह बात व्यक्त की और कोशिका शरीर की संरचना में इकाई आगे
चल के क्लियर हो गई। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखनी है। ये क्या है, एनसीईआरटी का लाइन है, तो हमें ध्यान में रखते हुए चलनी है। कोशिका सिद्धांत किसने दिए, स्लाइडेन और सोन ने। स्लाइडेन क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, और सोन क्या थे, तो जंतु वैज्ञानिक थे। इंपॉर्टेंट, 1838 से 39। आगे चल के फिर कोशिका सिद्धांत में 2 वैज्ञानिक का नाम हमें ध्यान में रखना है। एक बिरचो का, बिरचो ने क्या किया, तो 1855 में बिरचो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है पहले से मौजूद कोशिकाओं का होता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला ये वर्ड अक्सर आता है कि बिरचो ने क्या कहा था कोशिका सिद्धांत में कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, वो पिछले मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। तो बिरचो का भी नाम हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, 3, 4, 5 वैज्ञानिक का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखनी है। फिर आगे चल के मैक्स सुल्ज नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने क्या कहा, 1861 में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है, और इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मतवाद यानी प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहा। तो ये पूछे अगर मैक्स सुल्ज ने क्या किया है या फिर प्रोटोप्लाज्म का थ्योरी किसने दिया, तो मैक्स सुल्ज का नाम हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद फिर दोस्तों 1884 में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक जो होती है, केंद्रक वो क्या होती है, पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, जितने भी लाइन यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं ना, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे ऐसे होते हैं कि पूछा जाता है कि कोशिका का कौन सा अंग है जो पैतृक लक्षण में सहायक होता है। पैतृक लक्षण यानी पिता का गुण बेटे पे आना। तो ये कहने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, स्ट्रासबर्गर ने। और इन्होंने कब कहा था इसको, तो 1884 में कहा था। और उन्होंने क्या कहा था, तो ये कहा था दोस्तों कि केंद्रक जो होता है ना, कोशिका का केंद्रक, वो क्या होते हैं कि पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। यानी कि अगर पिता का ट्रांसफर कोई गुण बेटा पे हो रहा है तो वो कोशिका का कौन सा अंग भाग ले रहा है, तो कोशिका का केंद्रक भाग ले रहा है। और फिर उन्होंने क्या किया कि इसके बाद अच्छे माइक्रोस्कोप तथा रासायनिक पदार्थ की मदद से कोशिका का अध्ययन जारी रहा। और फिर 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार एम नोल एवं ईरस्का के द्वारा किया गया, जिसकी सहायता से कोशिका एवं कोशिकाओं की रचना का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखिए कहानी क्या हुआ दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है 1665 ईस्वी से। मैं एक बार आप लोग को क्या करा दे रहा हूँ, रिपीट करा दे रहा हूँ। कहानी 1665 से स्टार्ट होते हुए 1931 तक जाती है। 1931 में आप लोग पता है कि यहीं पे क्या हुआ कि जो भी है 1665 से कहाँ तक, 1931 तक। मैं देखिए एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, चीज़ों को आप लोग को क्लियर हो जाएगी। 1665 से कहानी ये स्टार्ट होती है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। फिर आगे चल के 1674 में क्या होती है, जीवित कोशिका का खोज हो जाता है। और खोज करने वाले कौन थे, एंटोनियो लेवेनहॉक थे। फिर 74 के बाद 1831 आता है दोस्तों, और 1831 में फिर क्या होता है, तो कोशिका में केंद्रक का खोज हो जाता है। और खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। फिर 1831 के बाद 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत दी जाती है 2 वैज्ञानिक स्लाइडेन और सोन के द्वारा। और उन्होंने क्या कहा था, तो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें कही थी। जैसे वनस्पति जो थे, स्लाइडेन उन्होंने कहा था कि जो पादपों का शरीर बनाता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से ही बना होता है। इसी प्रकार फिर 1839 में जो पुराने वैज्ञानिक थे सोन, उन्होंने कहा था कि जंतुओं का शरीर भी जो बना होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। और वही आगे चल के क्या कहलाई, कोशिका का सिद्धांत कहलाई। 1831 के बाद दोस्तों फिर 1855 आता है। और 1855 में क्या होता है, तो बिरचो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पूर्ण पिछले कोशिकाओं से ही होता है, ये बताया था बिरचो ने। फिर मैक्स सुल्ज ने क्या बताया, तो मैक्स सुल्ज ने बताया प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत दिया, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का मत दिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम किसका याद रखना है दोस्तों, स्ट्रासबर्गर का। ये इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट लाइन कहा कि जो कोशिका का केंद्रक होता है ना, वो पैतृक लक्षण में भाग लेता है। यानी पिता का गुण जो बेटे पे आता है, पैतृक लक्षण, वो कोशिका का किस अंग उसमें भाग लेता है, तो कोशिका का केंद्रक। इंपॉर्टेंट है। फिर 1931 में हमें 2 नाम याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो एम नोल और ईरस्का ने। ये सारे नाम हमें इंपॉर्टेंट है। तो ये एज इट इज एनसीईआरटी का लाइन है दोस्तों, चीज़ों को आप लोग को इसी तरह से पढ़ते हुए जाना है। ठीक है, अब देखिए कोशिका का संरचना के बारे में अगर हम विशेषकर अध्ययन करें, उससे पहले दोस्तों देखिए ये मानव की रक्त कोशिका है, यानी जो मानव का जो रक्त कोशिका यानी रक्त ये ब्लड है, उसकी कोशिका को यहाँ पे दिखाया गया है। उसको आप लोग एक बार क्या कीजिए, देख लीजिए। मनुष्य की रक्त कोशिका है, इसमें कौन कौन से आरबीसी हैं, कौन से लिम्फोसाइट है, डब्ल्यूबीसी है, कौन सा प्लेटलेट्स है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये आपको ध्यान में थोड़ा सा ये रखना है कि ये क्या है, मानव की रक्त कोशिकाएँ। हो सकता है एग्जाम्स में पूछ ले। अब आते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ें दोस्तों, तो क्या है देखिए, कोशिकाओं का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है।
आगे चल के हम लोग देखेंगे 1931 के बाद कई ऐसे चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी, ठीक है, जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें आएंगी। और प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है और इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका क्या है, एक जीवित संरचना है और जीवन संबंधी सारे कार्य क्या होते हैं, इसी के कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका की संरचना विशेषकर बात करें तो हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप की सहायता से तो हम देखेंगे इसमें 3 चीज़ें आती हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो यही 3 चीज़ें मैनुअली बनता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोशिका है तो यहाँ पे बीच में क्या हुआ, केंद्रक। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है दोस्तों, ये क्या कहलाएंगे, पहला वाला पार्ट कोशिका झिल्ली, और इसके बीच में ये यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला, ये क्या है, तो कोशिका द्रव्य है, जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। और बीच में जो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये क्या है, तो ये केंद्रक है। तो ये कोशिका की प्रमुख चीज़ें हैं और कोशिका की संरचना है जो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। आगे चल के हम लोग दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, तो इनका कोशिका का जो भी संरचना है उसका अध्ययन हम लोग विस्तृत और अच्छे से करेंगे कि जैसे कोशिका झिल्ली क्या है और कोशिका झिल्ली के कार्य क्या हैं, कोशिका झिल्ली की वो सारी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, हम जानते हैं कि क्योंकि इसमें हमने बायोलॉजी के कुछ ऐसे टर्म्स को इंक्लूड किया है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे वनस्पति विज्ञान की शाखाएँ हो गया, है ना, चाहे फिर जंतु विज्ञान के बारे में या फिर कैसे पढ़ना है उसके बारे में, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो गई होगी। नेक्स्ट से हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कम से कम मिनट में वीडियो को पढ़ लें। इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।